बेतिया सीट से बीजेपी की रेणु देवी, जो बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, वो आगे चल रही हैं इस वक्त। नहीं, पीछे चल रही हैं। अच्छा, पीछे चल रही है तो हो सकता है। अच्छा, हम्म। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा। और दानापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ गई है, दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। रीतलाल यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। रीतलाल यादव बाहुबली फेस है और इस वक्त जेल में है। और विजय कुमार चौधरी आगे हैं और नालंदा से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बेतिया सीट से बीजेपी की रेणु देवी, जो बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, वो आगे चल रही हैं इस वक्त। नहीं, पीछे चल रही हैं। अच्छा, पीछे चल रही है तो हो सकता है। अच्छा, हम्म। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा। और दानापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ गई है, दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। रीतलाल यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। रीतलाल यादव बाहुबली फेस है और इस वक्त जेल में है। और विजय कुमार चौधरी आगे हैं। बिल्कुल, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। विजय चौधरी 2 बार सराय रंजन से विधायक रह चुके हैं और इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की हालत देखिए। बिल्कुल, कांग्रेस की हालत मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है आखिरी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, उसके बाद कांग्रेस के जी, और उसके बाद से कांग्रेस का जो पतन शुरू हुआ उस नरसंहार के बाद, और वो आज तक कांग्रेस उसे नहीं, मतलब मेरे लिए ना ये सबके लिए एक विषय हो जाता है शोध का कि सारे एक्सपर्ट जो आप ये कह लीजिए वो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो कांग्रेस को कवर करते हैं, वो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो ये बोलते आते हैं कि कमबैक है राहुल गांधी का, बिहार चुनाव इज अ कमबैक ऑफ राहुल गांधी विद तेजस्वी यादव। आपको लगता है कि ये मतलब उन्हें ये आंकड़े, अब उन्हें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर ये कहाँ चूक रह गई है, ये हो क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात पयोधी यहाँ पर ये है ना कि पिछले बार के चुनाव से इस बार का कंपैरिजन आप कर लो। पिछले बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 19 सीटें जीती थी। इस बार हालांकि सीटों की संख्या थोड़ी झोली में कम गई है सीटें, लेकिन फिर भी अभी मात्र 10 सीटों पर ही कांग्रेस आगे है। और ये मुझे लग रहा है शुरुआती रुझान है, ये अब 11-12 बजे तक जो सीटें मुझे लग रहा है और भी कम कहीं ना कहीं हो सकती हैं। ये कम ना हो जाए, 10 से भी कम हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं वीआईपी देखिए, वीआईपी की एक सीट खाते में आ रही है। वीआईपी का भी प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले खराब है। पिछले बार वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी और उसी के बिना पर वो इतना मुंह खोल रहे थे। मुकेश सैनी का कहना था साफ तौर पर कि हमें आप उन्हें मनाने में उन्हें समय लग गया, उन्हें आपने उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। जी, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इस बार वीआईपी से मुकेश सैनी खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक बात है, आपका आधार क्या है? और अपने भाई को भी चुनाव नहीं लड़ने दिया। गौड़ा बराम से उनके भाई चाहते थे, वो चाहते थे, लेकिन वो फिर ये हुआ कि भाई उनके चाहते थे, लेकिन आरजेडी के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। लास्ट तक वो चुनाव लड़ना चाहते थे। बल्कि आप सोचिए कि आपने उनका ऐलान कर दिया है नाम का, वो चुनावी रण में हैं, वो प्रचार में भी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें इसीलिए वो माने क्योंकि उनको लगा कि डेप्यूटी सीएम का पद मिलेगा और साथ ही आपको पर्सनल महत्वाकांक्षा है। फिर उसके बाद ये होगा कि आप अपने भाई को कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उससे इधर अच्छा, ये दूसरी चर्चा चल रही थी जो मैंने आपको तीर और लालटेन वाली बताई। उसके बाद ये वाली चर्चा थी कि मुकेश सैनी देखेंगे कि क्या हो रहा है महागठबंधन के, वरना उन्हें पता है कि एनडीए का रास्ता खुला है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ गलत बयानबाजी नहीं की उन्होंने। बिल्कुल, गौड़ा बराम से सबसे बड़ी बात यह है ना कि आरजेडी बैकफुट पर ऑलरेडी थी। आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को पार्टी से निष्कासन का भी रास्ता दिखा दिया था कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद लास्ट मोमेंट पर आकर जिस तरह से मुकेश सैनी ने अपने भाई को बैकआउट करवाया, ये बात पचती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा देखिए, काराकाट से ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, पीछे नजर आ रही हैं। यहां बहुत लोगों का कहना था कि अचानक से जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो पवन सिंह के जरिए माइलेज देने की कोशिश की गई ज्योति सिंह द्वारा, तमाम उन पे इल्जाम लगाए गए। और पवन सिंह ने पीसी भी की थी। उन्होंने कहा था कि औरत का दर्द तो सबको दिखता है, औरत की आंसू तो सबको नजर आती है, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नजर नहीं आता। तो ये पवन सिंह ने कहा भी था। और इसके बाद ही पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव से बैकआउट भी कर गए थे। वो विधानसभा चुनाव लड़ने से पीछे भी हट गए थे। जाहिर तौर पर यही वजह रही होगी। आसनसोल में भी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। आसनसोल में भी उनके गानों को लेकर और तमाम तरह के विरोध वहां पे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव आसनसोल से लड़ने से पीछे हटे थे और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के सामने लड़कर उनका गेम बिगाड़ा था। इस बार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं ना लड़ने के पीछे ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है वो सबसे बड़ी वजह रही। लेकिन काराकाट से ज्योति सिंह अगर हारती हैं, उन्होंने अपना तो नुकसान किया है, लेकिन पवन सिंह का बहुत नुकसान कर गई। देखिए, पवन सिंह का नुकसान मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो कर पाई होंगी, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अगर विधानसभा में मौका नहीं मिलता है तो हो सकता है बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज दे, हो सकता है उन्हें विधान परिषद भेज दे, या इसमें भी नहीं हो पाए तो 2000 आने वाले लोकसभा बड़ी भूमिका वो मनोज तिवारी को लेकर हमने मनोज तिवारी का बयान भी सुना था। उन्होंने कहा भी था कि पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह खुद भी कह चुके हैं कई बार, और उनकी महत्वाकांक्षा साफ तौर पर नजर भी आती है, क्योंकि उनके साथी जो हैं, तमाम साथी कलाकार
मनोज तिवारी को आप देखिए, ये इस रामकृपाल यादव दानापुर से दानापुर पीछे से, चल रहे हैं। बिल्कुल दानापुर से पीछे चल रहे हैं, ये बुरी खबर है बीजेपी के लिए। तो वहीं नितिन नवीन जो है बांकीपुर सीट से आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और बांकीपुर में बीजेपी के वर्तमान विधायक भी हैं, इस वक्त आगे चल रहे हैं। जेडीयू नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार काफी दिग्गज चेहरे हैं, वो आगे चल रहे हैं। पिपरा सीट से जेडीयू, अब देखिए ये 70 और 73 का जो आंकड़ा है बीजेपी जेडीयू का, ये लंबे समय से बरकरार है। और इधर जब हम जेडीयू की बात कर, आरजेडी अब देखिए 71-72 हो गया है। हाँ 71-72 हो गया है, तो ये जाहिर तौर 71-72 हो गया, मतलब अब ये नेक टू नेक है दोनों में भी। बिल्कुल। और एलजेपी की सीटें भी बढ़ी हैं, 14 हो गई हैं अब एलजेपी रामविलास की सीटें। आरएलएम का खाता, अगर ये जो हम टेली देख रहे हैं ना इस वक्त रोहन, ये ऐसा ही जो भी आंकड़ा बढ़ेगा और 1, 2, 3, 4 का अंतर होता है, तो ये फिर शानदार परफॉर्मेंस है एनडीए का। आप देखिए ना चिराग पासवान इसका मतलब कर लेगा बिल्कुल 29, क्योंकि वो कर ले गए। लोकसभा के बाद से जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया, लोग कह रहे थे कि लोकसभा जब मैं गई तो लोकसभा में अलग होते हैं समीकरण, विधानसभा अलग चीज है, कहीं नहीं है, तेजस्वी के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। और जो रॉबिनहुड नेता हैं, पप्पू यादव भी यही कह रहे थे कि किसके बारे में बात कर रहे हो आप, उनके बारे में बात करो जो कोई लीडर हो। तो ये मुझे लगता है ये अच्छा जवाब होगा, ये साइलेंट आंसर होगा। नहीं, चिराग पासवान का यही कहना भी था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उनके खाते में गई थी और 5 सीट जीतकर 100% का जो उन्होंने वो स्ट्राइक रेट 100% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया था, इस बार भी इसी वजह से वो डिमांड कर रहे थे, ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे थे। उनके पिता को मौसम वैज्ञानिक कहते थे, मौसम के हिसाब से बदल जाना और अनुमान लगा लेना। लेकिन उसमें चिराग पासवान ने जो एक चीज उनकी काबिलियत में जोड़ी गई, उन्होंने जो लोकसभा चुनाव में टिकट बांटे, जो प्रत्याशी उतारे, और वो इतने धमाकेदार प्रत्याशी थे, उसमें महिला और युवाओं को जो उन्होंने कहा ना मेरा एमवाई तो यही है, वो कहते हैं मेरा एमवाई यही है। और उसके बाद जो उन्होंने यहाँ टिकट का वितरण किया वो भी इसी को ध्यान में रखकर किया है ना। तो ये बहुत मजेदार सा, ये बहुत रोचक है। और अगर ये डिसीजन उनका अच्छा होता है तो इसका मतलब उन्हें भी एक परिपक्व नेता के तौर पर अब देखा जाने लगेगा, परिपक्व नेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। और 2-3 चीजें हैं यहाँ पर, सीट शेयरिंग में काफी देरी हो रही थी और चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। राय उन्हें मनाने आए जी, क्योंकि रामविलास पासवान के पुराने सहयोगी थे, एक पर्सनल रिलेशन, इसलिए नित्यानंद राय को इस काम में लगाया गया था कि चिराग पासवान को आप मनाइए। अमित शाह ने मिलने भी बुलाया, बिल्कुल अमित शाह ने मिलने भी बुलाया था। तो जाहिर तौर पर वो अपनी पसंद की सीटें चाहते थे जहां पर हम जीत सके। खास तौर पे जिन लोकसभा सीटों पर पिछली बार उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की 2024 में, उन्हीं लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें वो चाहते थे। हालांकि 29 में से अधिकतर सीटें उन्हें अपनी पसंद की नहीं मिली, मगर फिर भी 15 सीटों पर, 29 में से 15 सीटों पर, मतलब मोर देन 50% वो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है आपका, अपने पसंद की सीट नहीं मिली, फिर भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है। और जीतन राम मांझी, अच्छा मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये एचएम ने सभी महिला प्रत्याशियों को वोट दिया है, वो सॉरी टिकट दिया है? नहीं, महिला प्रत्याशी नहीं है, सारी 5 की 5 नहीं, एचएम के खाते में 6 सीटें गई थी, उनमें से आई थिंक 3 पर मेल प्रत्याशी हैं और 3 पर फीमेल हैं, जिनमें से एक तो उनकी बहू और एक तो समधन भी है ना, फीमेल प्रत्याशी। ये 2 हो गई। और अतरी सीट से उन्होंने रोमित कुमार को दिया था टिकट, और एक और सीट से आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता खुलता नजर आ रहा है। जी हाँ, आरएलएम की सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 6 सीटें उनके खाते में गई थी और जो मैंने आकलन किया था, सभी 6 सीटों पर पिछले बार आरजेडी ने 25 से 30 हजार के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इस बार महज आरएलएम के खाते में 1 सीट नजर आ रही है जाते हुए, वो भी सासाराम की वो सीट है जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही हैं। और ये आप देखिए, ये जेएसपी सिर्फ 3 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए। जी, पहले जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, 3 पर आ गई है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ 1 पर ही अभी तक, बहुत देर से वो सिर्फ 1 तक ही सीमित है। और पयोधी वो भी 1 सीट वही है जो उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अमौर से लड़ रहे हैं। पिछली बार 50,000 से ज्यादा मार्जिन से वो जीते थे और इस बार भी वही अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है ना, ये वही माइनॉरिटी वाला फैक्टर है, सिर्फ ये रीजन है। और कि वो क्योंकि यहाँ के सिटिंग भी वो अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, और यहाँ पर उन लोगों के बीच में जो उनका अपना एक रुतबा है, वो उसका ही नतीजा है कि उन्हें वो वोट में, अब वो अपनी सीट बचा ले, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जगह तो जहाँ भी एआईएम लड़ रही है, उनमें से मैक्सिमम पर जो आकलन किया गया है, वहाँ जनसुराज ओवैसी का गेम कहीं ना कहीं बिगाड़ते नजर आ रही है। एलजेपी में देखिए 16 पहुंच गए हैं, एलजेपी 16 पहुंच गए जी। एलजेपी का प्रदर्शन कहीं ना कहीं अच्छा नजर आ रहा है। और अलीनगर से बीजेपी की देखिए मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जब बीजेपी ने टिकट दिया तो बहुत लोगों का कहना था कि पैराशूट एंट्री हुई है और अभी बहुत यंग है, बहुत जूनियर है,
लेकिन जिस तरह से मैथिली ने परफॉर्म किया है और तमाम समीकरण उनके खिलाफ थे, लेकिन उसके उनकी बावजूद उनकी लोकप्रियता है वहां पर, और लोगों ने आंख मूंद कर उन्हें वोट किया। वहां के लोगों का ये कहना था, जब हम वहां गए, अपना अनुभव मैं बता रही हूँ आपको, वहां के लोगों का कहना था कि ये हमारे लिए सीता स्वरूप है जी। तो वो एक आस्था जुड़ जाती है। एक तो उनका नाम मैथिली है, मिथिला है, तो ये बहुत ये। और फिर दूसरी बात ये कि वहां पर और हिस्सों के मुकाबले जब उस एरिया के विकास की हम बात करते हैं तो वहां पर है जी। तो इसलिए ये भी था कि उनको था कि एक तो उनका अपना प्रभाव है, कलाकार है, वो गायिका है, ऊपर से युवा है, महिला है, तो फिर ये है कि महिलाओं का भी प्यार उन्हें अपार मिला है वहां पर। तो अब ये जो अपडेट आ रही है, नालंदा मोकामा से जेडीयू आगे चल रही है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा बांकीपुर, औरंगाबाद, गया टाउन सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। रोहन, जमुई से बीजेपी आ गया। जमुई से देखिए श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही थी और मनेर से भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। भाई वीरेंद्र का आपने नाम जरूर सुना होगा, जिनका वीडियो काफी ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था सचिव के साथ, और वो भी दबंग छवि के नेता, बिल्कुल दबंग छवि के नेता है। और इनकी तेज प्रताप यादव से काफी बनती नहीं है बिल्कुल। मनेर से वो आगे चल रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं वहां से, वर्तमान समय में विधायक भी हैं। तो हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे अलीनगर से मैथिली ठाकुर का, देखिए तमाम समीकरण उनके खिलाफ थे। पहले तो मैथिली ठाकुर मधुबनी की बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, बेनीपट्टी से, लेकिन विनोद नारायण झा वहां से, चूंकि मौजूदा वक्त में विधायक हैं और मजबूत चेहरे हैं, इसलिए वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया गया मैथिली ठाकुर को। बाद में अलीनगर से टिकट दिया गया। अलीनगर में भी पिछले बार अलीनगर की बात कर लें तो वीआईपी पिछले बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी और वीआईपी के मिश्रीलाल यादव ने अलीनगर सीट पर जीत दर्ज की थी। इस वक्त बाद में बीजेपी में आ गए थे और हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देकर अलग हुए हैं। तो मैथिली ठाकुर इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, ये शिवानी शुक्ला है लालगंज से जी, शिवानी शुक्ला का जिक्र किया था हमने। मुन्ना शुक्ला की बेटी है, मुन्ना शुक्ला बाहुबली, जो इस वक्त जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामले में उन्हें हालांकि राहत मिली है, बरी हो गए हैं, लेकिन अब ये चाहे हम उसामा की बात करें, चाहे उनकी बात करें, शिवानी की, कौन कहेगा कि नहीं हम परिवारवाद को नहीं मानते? परिवारवाद को नहीं मानते, बिल्कुल वो तो बात सही है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बदलाव भी, एक मौका भी देना चाहते हैं। इन कैंडिडेट्स को मौका भी देना चाहते हैं, ओसामा को भी लोग मौका देना चाहते हैं। वो तो तमाम वहाँ के हमने समीकरण भी बताए। और कहीं ना कहीं ओसामा का जिस तरह से हमने इस बार देखा कि डिफेंसिव खेलते नजर आए, मीडिया में ज्यादा बयानबाजी भी नहीं कर रहे थे और अपने ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जो टारगेट किया जा रहा था, पलटवार भी डायरेक्टली वो नहीं कर रहे थे। अच्छा, लेकिन सेफर तेजस्वी नीतीश के प्रति भी खेले और नीतीश भी तेजस्वी के प्रति खेले। जब से अलग हुए सरकार बनाने के बाद, कभी भी दोनों ने एक दूसरे को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की तेजस्वी ने भी कि जिससे वो उनका अपमान करें, या फिर नीतीश की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं कहा। तेजस्वी यादव तो बार बार कहते थे कि वो हमारे चाचा हैं और अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। क्या बात हुई पता ही नहीं चला। हाँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं। और नीतीश कुमार को लेकर वो कभी डायरेक्ट हमलावर रहे भी नहीं डायरेक्टली। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर, नीतीश कुमार के मानसिक मेंटल हेल्थ को लेकर काफी उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। कहा गया कि पूछिए कि उनकी तबीयत कैसी, आकर बताते क्यों नहीं। केसी त्यागी क्या कह रहे हैं? तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिले। आरजेडी की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश, श्री जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उनका पड़ोसी देश जो है नेपाल है, और उनको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के नेता थे उनके भी घर जलाए गए थे, उनके भी घर लूटे गए थे। जी, श्रेय किसके, वही सवाल मेरा है। कार्यकर्ताओं को श्रेय है, जो पांचों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। चेहरा नीतीश जी का था जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार, पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था। ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं। ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया। और भविष्य का बंगाल पर भी जाहिर है इसको लेकर किस तरह का जो चीज़ें रहने वाली हैं, इस नतीजे के बाद किस तरह से बंगाल में भी कड़ा मुकाबला होगा। टीएमसी की वहाँ कई बार से सरकार है
और मुझे उम्मीद है कि एनडीए वहाँ भी अच्छा करेगा। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।